नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जमकर सियासत हो रही है और बीजेपी ने वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों की मदद का आरोप लगाया। तो अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों का हक रोहिंग्या को नहीं देने देगी। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन पूरे देश में अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। असम के सीएम हिमंता ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और योगी के आदेश के बाद अब तो उत्तर प्रदेश में भी एक्शन शुरू हो गया है। अलीगढ़ में फर्जी दस्तावेज के साथ वहां पर रह रहे बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर महाराष्ट्र में पुलिस शहर शहर रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है। महाराष्ट्र में किन किन शहरों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन हुआ है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में मचे घमासान की खबर बताते हैं। अब दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू हो चुका है। पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों को तलाशना और जांचना शुरू कर दिया है। पुलिस आज सुबह कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में पहुंची। यहां पर लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे उनके दस्तावेज मांगे गए। जो लोग दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है। कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस का यह ऑपरेशन पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस पहले भी यहां पर इस तरह के स्पेशल अभियान चला चुकी है, लेकिन इस वक्त यह अभियान कई मायने रखता है। राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक अभियान चला रही है। इस समय हम कालिंदी कुंज में हैं। एक बार फिर से कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंची है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो इस समय दिल्ली पुलिस के संदेह में सबसे आगे हैं। यहाँ पे झुग्गियों में आके लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, क्या डॉक्यूमेंट्स है ये पूछा जा रहा है। बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा जा रहा है जो सस्पेक्टेड मिल रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, पूरी जांच उस पर बैठाई जा रही है। अभी कालिंदी कुंज इलाके से लगभग 8 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस समय दिल्ली पुलिस के संदेह में हैं। उनकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर कोई वेरीफाई होता है या तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा और आगे उसके खिलाफ एक्शन भी लिए जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे हैं उनसे जिनकी तंबूनगर यहाँ क्या काम करते हो आप? यही कबाड़ा का काम है मेरा। अच्छा, आप रहते तैमूर नगर में? भैया कहाँ से आप? कुछ बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जी जी। तो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास सारे ऑलरेडी सब कुछ है। सब कुछ है। वोटर ID दिल्ली का है? जी जी जी। मैं वोट भी डालता हूँ दिल्ली में जी। 9 साल से 2009 से वोट डालता हूँ मैं। तो कैसे बनवाया था वोटर ID? अपनी मम्मी पापा का पेपर लगाया था जब ID प्रूफ बना था मेरी। तो अभी कितने समय से इस इलाके में कालिंदी कुंज? ये इसमें मैं 2013 फरवरी में गोदाम खोला था मैंने। ये यहाँ पे ये आपका है पूरा इलाका? नहीं, ये गोदाम मेरा है, एरिया मेरा नहीं है। गोदाम आपका जी, है। जी। तो किराया देते हैं आप यहाँ पे? जी जी। लैंडलॉर्ड कौन है यहाँ के? विपिन चौहान जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, अच्छा, उन्हीं का ही है। तो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कोई वेरिफिकेशन आपका जी जी जी। करवाया था? आधार वगैरह सब कुछ लिए हैं। कितने लोग रहते हैं लगभग यहाँ पे? 15 फैमिली है इसमें। 15 फैमिली और अलग अलग इलाकों से है। जी जी। और दिल्ली में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा गर्मा गया है। दिल्ली के LG ने पुलिस को 2 महीने के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बाहर करने के लिए कहा है और इसी के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। मदनपुर खादर में हमारी संवाददाता असम की एक ऐसी ही महिला से मिली जिसके पास आधार और पैन कार्ड है, लेकिन दिल्ली का वोटर ID कार्ड उसके पास नहीं है। छोटी आपको यहाँ पे झुग्गियाँ मिलेंगी। इनका किराया जो है, जो जमीन का यहाँ का मालिक है वो 1000 रुपए 1200 रुपए किराया लेता है। और ऐसे ही इलाके हैं जो इस समय सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है या पुलिस को शक है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं वो यहाँ रहते हैं। आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे? क्या नाम है? 12 साल से। नजमीन आरा। 12 साल से हूँ। दिल्ली में 12 साल से। असम से आए हैं? हाँ, असम गुवाहाटी। अच्छा, असम में कहाँ है गाँव? मैनकच्चर गाँव है, शिंगीमारी, वहाँ पर भी थाने हैं। वहाँ के हैं। 3 दिन लगते हैं यहाँ से। अब मजबूरी की वजह से तो आने पड़ेंगे।
क्योंकि कोई नौकरी तो लगेंगे नहीं, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, इसीलिए ये कूड़े का काम करते हैं हम। इसीलिए यहाँ पर रहते हैं, वोट डालने फिर गाँव जाते हैं। अच्छा, आपका दिल्ली का वोट नहीं है? नहीं, हम आसाम का ही वोट है। तो अभी आप क्या डॉक्यूमेंट लेके? हाँ, ये आधार कार्ड है। आदमी दिखाइए। मेरा बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं बच्चे, इसीलिए स्कूल नहीं जाते। ये आधार कार्ड है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ, सब कुछ है, एनआरसी सब कुछ है आसाम के। अच्छा, अगर चेक करेंगे तो पूरे डिटेल निकल जाएंगे कि हम आसाम के हैं या नहीं, सब कुछ है। तरीके से जिन लोगों पे शक है उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर उनका नाम एक लिस्ट में रजिस्टर कर लिया जा रहा है, फिर उसके आगे की जांच बैठाई जा रही है। एक बार मैं फिर से आपको इलाका दिखा दूं कि कैसे एक छोटे से इलाके में छोटी छोटी झुग्गियां बना के लोग रह रहे हैं। तो आपको सीधे ले चल रहे हैं। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। क्या होता है कि इनमें क्यूआर कोड का प्रावधान करा हुआ है उन्होंने। एक क्यूआर कोड, जैसे बीए बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें एक नीचे क्यूआर कोड का प्रावधान कर रखा है। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट खुलती है जो कि हूबहू गवर्नमेंट वेबसाइट टाइप लगती है, बट उसका लिंक अलग है। तो लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक है, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। सर, एक चीज और इसका मतलब आधार बनाने वाली एजेंसी है वो भी इस डॉक्यूमेंट के जरिए गच्चा खा जाती है और उनको लगता है कि अभी उस चीज को हम तफ्तीश में ला रहे हैं, उस चीज को हम तफ्तीश में करेंगे। सर, एक चीज और है कि जब आधार कार्ड बनाए जाते थे तो इस डॉक्यूमेंट के जरिए गच्चा खा जाती है और उनको लगता है कि अभी उस चीज को हम तफ्तीश में ला रहे हैं, उस चीज को हम तफ्तीश में करेंगे। सर, एक चीज और है कि जब आधार कार्ड बनाए जाते थे तो कुछ नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का नकली आधार कार्ड बना, वो उस आधार कार्ड के जरिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, तो उसमें ये पकड़े नहीं जाते थे कि ये नकली आधार कार्ड है। आधार ये वाला जो फर्दर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली केस रजिस्टर किया, तो इतनी ही तफ्तीश हो पाई, इसमें आगे भी कर रहे हैं सारे। सर, ये क्या पता चल पाया कि अब तक कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं जिनमें बांग्लादेशी लोग, इतनी संख्या पता चल पाई है इनसे पूछताछ के आधार पर? हमें अकेले तो आए नहीं होंगे, इनके साथ इनके और भी साथी आए होंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें लगभग 21 हमने अभी जो आधार कार्ड सीज किए हैं, जो डिसीज था उसके घर से, तो 21 आधार कार्ड तो हमने सीज कर लिए हैं। साथ ही साथ 6 पैन कार्ड भी सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज किए। आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन गए हैं। तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। सर, एक चीज और जो वापस आधार कार्ड का सवाल है कि जो सर जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर को पब्लिश कर दिया? वो यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगते थे। वो यूनिक नंबर इन्हीं को, ये लोग खुद यूज करते थे उसके नोट। आधार कार्ड असली होता है, ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट्स यूज किए हैं उसमें। सर, जंगल क्या डंगी रूट से ये लोग आते थे? पूरा इनका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? जो वो जंगल से आते हैं, जो इन्होंने बताया। फिर कोई बाइक पे मदद करता है और बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको एक कुछ सिम कार्ड और कुछ पैसे देता है, फिर वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच जाते हैं लोग। तो सर, ये क्या सीक्वेंस है? क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या कुछ ये कुछ ट्रांचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जैसे इनके लिंक्स जो है उनको फिर फर्दर बुला लेते हैं। वो सब चल रहा है, उस पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये काम है छोटे छोटे, जैसे हमारे ये किन्होंने दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के काम कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे। और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व थे। सर, ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ नवंबर के महीने में, मर्डर हुआ था। सर, वो पुलिस कनेक्टिंग में बता दीजिए क्या इंसिडेंट। और ये सेंटो शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी था? ये सेंटो शेख इंडियन था। इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था दिल्ली के एनसीआर में, ये लोग प्रोवाइड करते थे। लगभग अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सेंटो शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है। उसका जो पीएम होता है तो मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पर हमने मर्डर केस रजिस्टर किया और जो घर में ही 4 लोग ये काम करते थे, इन पर शक जाहिर हुआ, तो डिटेल्ड इंटरोगेशन मालूम चला कि इन लोगों ने इसका मर्डर किया है। तो दिल्ली पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन जारी है और किस तरह से फर्जी आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र बनाकर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे थे, उसके पूरे एक एक कड़ी को देखा जा रहा है और ये तार कहां तक जाते हैं उसकी इस वक्त शिनाख्त की जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा, ऐसे लोगों की जड़ों की जांच होनी चाहिए।
मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव आयोग गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के तार केजरीवाल और उनके विधायकों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। और इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी के स्कूलों में बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का स्कूलों में दाखिला हर हाल में रोका जाए। इस आदेश में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि यह प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों के दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जानी चाहिए, जिससे कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को एडमिशन ना मिले। अगर किसी छात्र को लेकर शक होता है तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया जाए। और इस मामले में आम आदमी पार्टी पूरी तरह बीजेपी पर अब एग्रेसिव नजर आ रही है। कल दिल्ली के स्कूलों को आदेश जारी करने के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के 2022 के ट्वीट को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों के ईडब्ल्यूएस फ्लैट के हक रोहिंग्या मुसलमानों को दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। आतिशी के इस ट्वीट को आधार बनाकर केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि हम किसी हालात में और किसी भी हाल में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को नहीं बसाने देंगे। हरदीप पुरी ने 2022 में दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की बात कही थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने तब तुरंत सफाई दी थी और कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले इसी को मुद्दा बनाकर अब हमला कर रही है बीजेपी पर। अब बात करेंगे हम आगे खबर की, जिसमें अंबेडकर के अपमान पर मचे घमासान को लेकर इस वक्त जबरदस्त सियासत हो रही है। अंबेडकर के मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर अंबेडकर के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाती रही है। यह मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेरेंगे। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आखिरकार किस तरह से एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है ताकि जो कांग्रेस का जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसको तोड़ा जा सके? और बीजेपी से एक अवसर के तौर पे इस रूप में देख रही है कि इसी बहाने कांग्रेस पार्टी ने जो ये अभियान छोड़ा है, उस अभियान के पलटवार के तौर पे ये दिखाया जाए कि अंबेडकर के पॉलिटिकल कैरियर में थ्रू आउट कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ कैसे कैसे अन्याय किया। जैसे शुरू में नेहरू के साथ उनके मतभेदों की बात, संविधान सभा में वो ना जा पाए, इसको लेके जो आरोप लगते हैं। इसके अलावा उनको चुनाव हरवाने को लेके जो नेहरू और कांग्रेस की रणनीति थी, उस बात को लेके, और वहाँ से जब शुरू हुआ तो उसको फिर आगे बढ़ाते हुए कि कैसे भारत रत्न भी उनको नहीं दिया गया, जबकि भारत माता के एक सच्चे और बड़े सपूत थे। और इसके अलावा अम्बेडकर के जितने स्मारक हो सकते थे उसमें एक भी स्मारक नहीं बनवाया गया। इस तरह के सारे आरोपों का पुलिंदा लेकर बीजेपी ने अभी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करें कि किस प्रकार से शुरू से उसकी नीतियां रही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ एक अपमान भरा रवैया उन लोगों ने रखा है और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको आज की पीढ़ी को बताया जाए। तो कुल मिलाकर अंबेडकर के मसले पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए, बीजेपी एकदम से पलटवार की मुद्रा में आ रही है और उन सारे तथ्यों को सामने लेके आ रही है जो कि ऐतिहासिक रूप से सही तथ्य हैं। अमित?
जी बिल्कुल। तो बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी को अगर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो विपक्ष कहीं इस मुगालते में ना रहे कि बीजेपी किसी दबाव में आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी पलटवार लगातार कर रही है और बीजेपी अब कांग्रेस को भी घेर रही है बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी संग्राम तो तेज हो ही चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपने अलग अलग इलाकों पर या देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज इसे लेकर देश भर में इसी के जरिए एक प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब मैदान में उतर रही है। अमित शाह के खिलाफ आंदोलन में इस वक्त बीएसपी की ओर से मायावती के भतीजे मैदान में उतरेंगे और आकाश आनंद आज दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीएसपी की मांग है कि अमित शाह अंबेडकर के मुद्दे पर अपना बयान वापस ले। अंबेडकर के मुद्दे पर अब तक क्या क्या हुआ है वो अभी आपको बताते हैं। अमित शाह ने 17 तारीख को राज्यसभा में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस ने उनके 12 सेकंड के एक वीडियो को लेकर उसे वायरल कर दिया। इस मुद्दे पर संसद में जमकर संग्राम हुआ। इसी दौरान 19 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि धक्का राहुल गांधी ने दिया था। तो कुल मिलाकर 17 तारीख को यह मुद्दा हुआ जब अमित शाह ने एक बयान दिया था। उस दौरान वो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है, लेकिन कांग्रेस ने 12 सेकंड का सिर्फ एक क्लिप निकालकर उसे वायरल किया और पूरे मामले को तैयार किया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब प्रहार में बात होगी अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की। लखनऊ में बैंक में सेंधमारी करके करोड़ों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया और 4 को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर इस केस को सुलझाना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही चोरी का जो सामान है उसे भी बरामद किया गया है। जैसे ही खबर लोगों तक पहुंची, जिन लोगों का इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर में उनका सामान था, उनकी ज्वेलरी थी, अब वो लखनऊ के चिन्हट थाना पहुंच रहे हैं। अपनी ज्वेलरी को लेकर वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि बैंक ने लॉकर्स में चोरी की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। चिन्हट थाने पर हमारी संवाददाता रुचि कुमार मौजूद है। अपनी ज्वेलरी की तलाश में पहुंचे लोगों से उन्होंने बात की और उनकी समस्या को भी सुना। लखनऊ का ये चिन्हट थाना है जहां इंडियन ओवरसीज बैंक आता है। इस बैंक में 42 लॉकर तोड़े गए हैं। अब पुलिस ने 2 बदमाशों को, जो आरोपी हैं इस बैंक लॉकर तोड़ने में, उनको मुठभेड़ में मार गिराया है। 2 अभी फरार हैं, 3 को पकड़ा है। कुछ लोग यहाँ थाने में आए हैं जिनका लॉकर टूटा हुआ था। आपका भी लॉकर बैंक में टूटा हुआ? जी मैम। तो करीब कितना होगा अंदाज से वहाँ? मैम हमें लगता है कि 42 लॉकर टूटे हुए हैं वहाँ पे, और मैं गिन तो नहीं पाया हूँ, मैं देखने गया था। आई थिंक 40-50 30-40 लॉकर तो भी ऐसे हैं जो नहीं टूटे हुए हैं। मैं तो 2 दिन बाद मुझे पता चला, मुझे बैंक से कोई सूचना नहीं मिली कि हम जो है हमारे लॉकर यहाँ पे डकैती पड़ी है या लॉकर टूटा। बैंक मैनेजर ने तो एकदम लापरवाही से कुछ भी नहीं बताया हमको पता भी नहीं चल पाया। मैं अगले दिन जब मंडे को अपने घर आया, मैं वाइफ का पेपर था पीसीएस का, मंडे को मैं घर आया तो पता चला कि जो है पेपर पढ़ रहा था, पेपर से पता चला मुझे कि बैंक में डकैती हुई है, ऐसी बात है। और कुछ लॉकर टूटे हैं, कुछ लॉकर नहीं टूटे हैं। तो हम अपना लॉकर नंबर देखा तो मैंने जो है बैंक के पास गया तो पता चला, अपना लॉकर नंबर बताया, पता चला आपका लॉकर टूटा हुआ है। आपके लॉकर में करीब कितना गोल्ड? मैम शादी उदी ज्वेलरी सब रहती हैं सबका, तो ज्वेलरी कैश पैसे रखे हमारे, चूँकि मैंने घर अपना शिफ्ट कर रहा था तो मैक्सिमम सारी ज्वेलरीज मेरी जो शादी उदी की ज्वेलरी थी सब उसमें रखी हुई। और लखनऊ में 21 दिसंबर को बैंक में सेंधमारी कर लॉकर तोड़ के जो चोरी हुई थी, उसके आरोपियों को कल पुलिस ने लगभग एनकाउंटर में एक को गिरा दिया, वो लखनऊ में जिसकी मौत हुई, और दूसरा जो था उसे गाजीपुर में एनकाउंटर में ढेर किया गया। आज पुलिस ने बैंक चोरी में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया। उससे पहले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक मुठभेड़ जैसा हमने बताया राजधानी लखनऊ में हुई है और दूसरी गाजीपुर में। दोनों एनकाउंटर में पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को मार गिराया है। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ तो वहीं गाजीपुर में आरोपी बिहार भागने की फिराक में थे। इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगी और आखिरकार वो दूसरा अपराधी भी मारा गया। तो लखनऊ में आज एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें चिन्हट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में
जेवर, नकदी, पिस्टल बरामद किया गया है। गाजीपुर में भी 25,000 का जो इनामी था वो मारा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की प्राचीन बावड़ी की। संभल में आज लगातार चौथे दिन प्राचीन बावड़ी की खुदाई की जा रही है। आज खुदाई की गहराई को और बढ़ाया जा रहा है ताकि बावड़ी का पूरा हिस्सा सामने आ सके और इसके साथ जुड़े हर दावे और रहस्यों का पर्दाफाश हो सके। इस खुदाई से उम्मीद जताई जा रही है कि पुराने बावड़ी के बारे में नई जानकारी मिल सकती है जो इतिहास और पुरातत्व से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपको बताते हैं कि संभल के लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी मिली है वो करीब 150 साल पुरानी है और राधा कृष्ण मंदिर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। बताया तो यह भी जा रहा है कि बावड़ी 3 फ्लोर का है और इसमें एक कुआं होने की बात भी सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि यह बावड़ी 400 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 210 वर्ग मीटर एरिया में खुला हुआ, यानी कि जिसकी खुदाई चल रही है, और बाकी 190 वर्ग मीटर एरिया पर अतिक्रमण किया गया है और उस पर अब घर बना दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन ने उन घरों को नोटिस भेजा है और उसे खाली करने के लिए कहा है कि ताकि बावड़ी को दोबारा शुरू किया जा सके।